गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें उपयोजित लेखन में हमारे टॉपिक का नाम है निबंध लेखन। तो देखिए छात्रों, आप सभी को निबंध लेखन 7 अंकों के लिए आता है, जिसमें वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध और आत्मकथात्मक निबंध, यह 5 प्रकार आपको है। जिसमें मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहले निबंध का नाम है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। भारत माँ का अमर सपूत माँ का मान बढ़ाने आया, परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग में अपना हाथ बढ़ाने आया। हमारे देश में कई महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने कार्य से भारत देश को उन्नति के शिखर तक पहुँचाया। मैं जिनके कार्यों से अत्यंत प्रभावित हूँ, वे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये मेरे प्रिय वैज्ञानिक हैं। जब पूरा विश्व सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा था, परमाणु ऊर्जा जब एक चर्चा का विषय था, उस समय भारत इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं था। लेकिन तभी भारत माता के इस अमर सपूत ने अपने परमाणु ऊर्जा के ज्ञान की चकाचौंध से दुनिया को चकित कर दिया। आज भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो कुछ किया, हमारे देश में जितने भी परमाणु शक्ति स्टेशन हैं, वहाँ डॉक्टर भाभा के सफल प्रयासों की वजह से हमारे देश में परमाणु ऊर्जा कार्य की शुरुआत 1945 में डॉक्टर भाभा ने ही की थी। वे ही भारतीय परमाणु ऊर्जा कमीशन के प्रथम सभापति थे। डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी मुंबई में हुई। स्नातक होने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें बहुत से वजीफे और मेडल प्राप्त हुए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने फर्मी और पॉली जैसी वैज्ञानिकों के साथ काम किया। 1937 में भाभा ने कॉस्मिक किरणों के क्षेत्रों में वाल्टर हिटलर के साथ काम किया। अपने इस कार्य के लिए उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। 1940 में वे भारत लौट आए। 1945 में डॉक्टर भाभा ने टाटा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। एक कुशल वैज्ञानिक होने के साथ डॉक्टर भाभा एक कुशल शासक भी थे। उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने लगे। उनके इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप 1945 में एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर मुंबई के निकट ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया। 1955 में जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र की परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हुई सभा का प्रतिनिधित्व भी डॉक्टर भाभा ने किया। डॉक्टर भाभा ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु बम पर रोक लगाने की पहल की थी। डॉक्टर भाभा अपनी योग्यता के बल पर ही पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। डॉक्टर भाभा के संरक्षण में पहला परमाणु शक्ति स्टेशन तारापुर नगर में बनाया गया। 18 मई 1964 को भारत का पहला न्यूक्लियर संयंत्र पोखरण में डॉक्टर भाभा के अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप स्थापित किया गया। कुल मिलाकर डॉक्टर भाभा की वैज्ञानिक सफलताएं भी गिनी नहीं जा सकती। ये महान वैज्ञानिक 25 जनवरी 1966 में एक वायु दुर्घटना की वजह से स्वर्गवासी हो गए। डॉक्टर भाभा के सम्मान में ट्रॉम्बे
में स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया। डॉक्टर भाभा एक अच्छे कलाकार भी थे। उन्हें साहित्य और कला में विशेष रुचि थी। उनका जीवन अत्यंत सीधा और सरल था। वे एक अच्छे वक्ता और मधुरभाषी थे। अपने इन महान उपलब्धियों और गुणों की वजह से न सिर्फ वे भारत के बल्कि पूरी दुनिया के चहेते थे। इस महान वैज्ञानिक की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वह। नाम था होमी जहांगीर भाभा। अपने ज्ञान के बल पर जिसने जीत लिया था दिल दुनिया का। देखिए आगे सेकेंड हमारा ऐसे है जिसका नाम है जल है तो कल है। जल का महत्व इसमें दिया गया है। बहुत सुंदर निबंध है, नया है। जल ही जीवन है। जल मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। अन्न के बिना व्यक्ति 15 से 30 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना व्यक्ति 3 से 4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना धरती पर मानवीय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति एवं प्राणियों को भी जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। खेती, उद्योग आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। घर बनाने से लेकर मोटर गाड़ी चलाने तक सभी चीज़ों में जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान युग में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज गति से हो रही है। धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है। जल के प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। पानी की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इससे लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। देश के कई भागों में ठीक से वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण अकाल की स्थिति निर्माण होती है। ऐसे में खेती के लिए ज़रूरी पानी नहीं मिल पाता। इससे फसल की उपज काफ़ी कम होती है। इस कारण अनाज के दामों में वृद्धि हो रही है। जल है तो कल है। जल के कारण लोग घर का सारा काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। अगर जल को यूं ही बर्बाद किया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब पीने के पानी के लिए लोग आपस में लड़ेंगे। यदि पानी की कमी हुई तो वह काफ़ी महंगे दामों में बिकेगा। ध्यान रहे कि जल व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक पल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसकी बचत करना बहुत आवश्यक है। और पानी के ऊपर आप देखिए, मैंने जैसे ही आपको समझाया है, आप निबंध में अपने स्लोगन्स भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला निबंध है, मेरा प्रिय खिलाड़ी। भारत खिलाड़ियों का देश है। मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व खेल में प्रसिद्ध किया है। ये सारे खिलाड़ी मुझे प्रिय है, फिर भी मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। सचिन क्रिकेट की शान और भारत की जान है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। सचिन का जन्म राजापुरा के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके बड़े भाई अजित ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिन जब मुंबई के शारदाश्रम विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रहे थे तब वहीं पर प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर के सानिध्य में उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की। सन 1990 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के पश्चात उन्होंने बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने टेस्ट व एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक शतक बनाए हैं। वह टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, वह टेस्ट मैच में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं।
आज वह क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को अनेक पुरस्कार मिले हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सन 2008 में वे पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। भारत सरकार ने सचिन को यह सम्मान देने के लिए नियमों में बदलाव तक किया। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। वर्तमान में सचिन महाराष्ट्र के सांसद हैं। वे समाज सेवा भी करते हैं। उन्होंने कई गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी लिया है। वे बहुत प्रिय और मृदु वाणी से सबसे बातें करते हैं, इसलिए सचिन तेंदुलकर मेरे प्रिय खिलाड़ी हैं। अब आगे वृक्ष लगाओ देश बचाओ या वृक्ष हमारे मित्र, यह एक नया सब्जेक्ट है छात्रों, शुरू करने जा रहे हैं। वृक्ष हमारे सच्चे साथी हमको सब कुछ दे जाते हैं, पर हम तो है बड़े स्वार्थी इनको काट गिराते हैं। प्रकृति जीवनदायिनी है, उसी के द्वारा बनाए गए स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर हम जी रहे हैं। प्रकृति में वृक्षों और वनों का बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के पूरक है। वृक्ष धरती के हाथ है। धरती माता अपने इन्हीं वृक्षों रूपी हाथों के द्वारा अपने मानव पुत्रों को जलवायु तथा सुंदर व शुद्ध वातावरण प्रदान करती है। वृक्ष प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया वह बहुमूल्य उपहार है, जिसके लिए मनुष्य उसका सदा ऋणी रहेगा। वृक्ष से हमें ऐसी कई चीज़ें मिलती है जिनका हमें अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं। वृक्ष से लकड़ी, कोयला, गोंद तथा कागज आदि चीज़ें प्राप्त होती है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप में छाया देते हैं। वृक्ष अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है। प्राणवायु के स्रोत वृक्ष ही है। बढ़ती आबादी व शहरीकरण के इस युग में वृक्षों की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आज हमारी औसत आयु घटती जा रही है। हम रोज़ नई नई बीमारियों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। वृक्ष ही इसका एकमात्र विकल्प है जो बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण कर हमें इन बीमारियों से बचा सकते हैं। वृक्ष जल के वेग को रोककर बाढ़ नियंत्रण करते हैं। वन भूमि को मरुस्थल बनाने से रोकते हैं। वे नमी को सोखकर धरती की निचली परत तक पहुंचा देते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। वृक्षों के अभाव में धरती के उस पर बनने का खतरा बना रहता है तथा साथ ही साथ प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने का खतरा बना रहता है। वृक्षों के कारण वन तथा वन के कारण पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित रहता है। वृक्षों के कारण ही विभिन्न ऋतुओं का चक्र भी यथा समय चलता रहता है। चाहे कश्मीर की वादियाँ हो, चाहे शिमला की पहाड़ियाँ, ये सभी तरह तरह के वृक्ष के कारण सुशोभित है। वृक्षों पर ही प्राकृतिक सौंदर्य निर्भर है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय वृक्षों पर तरह तरह के पक्षियों का चहचहाना हमें धरती पर स्वर्ग की अनुभूति कराता है। यदि वृक्ष न हो तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें न तो शुद्ध हवा मिलेगी और न ही स्वच्छ जल। रंग बिरंगे मीठे फलों से हम वंचित हो जाएंगे। चारों तरफ मरुस्थल का दृश्य होगा। पशु पक्षियों का आशियाना उजड़ जाएगा। जिस प्रकार हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं,
उनकी खुशियों को महत्व देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश रूपी परिवार के प्रति आत्मीयता रखनी चाहिए। वृक्ष हमारे देश व समाज की रक्षा करते हैं। वृक्ष हमारी प्राकृतिक संपदा है। वृक्षों को काटकर हम अपनी जीवन डोर कटाते हैं, अपने देश की बहुमूल्य संपदा नष्ट करते हैं। यदि हम अपने देश की भलाई चाहते हैं तथा आने वाली पीढ़ी के प्रति चिंतित हैं और हमारे मन में उनके भविष्य के प्रति दूरदर्शिता है, तो हमें वृक्ष रूपी धन का संरक्षण करना चाहिए, वरना प्रकृति का विनाशक रूप हमारे देश को तबाह कर देगा। लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण माध्यम से प्रकृति हमें सचेत करने के लिए मानो यह चेतावनी दे रही है, ओ पापी मानव, क्यों पाप किए जाता है? जिस आंचल ने तुझको पाला उसे फाड़ता जाता है। नहीं, अभी यदि तू मानेगा तो पीछे पछताएगा, अपने ही हाथों से तू अपनी चिंता जलाएगा। प्रकृति की यह चेतावनी हमें जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए तथा प्रकृति के आंचल रूपी वृक्षों की रक्षा कर हमें नए वृक्ष लगाने चाहिए। अब हमारा एक और नया टॉपिक है विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलता है। विज्ञान यानी किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। आज का हमारा युग विज्ञान का युग है। आज चारों ओर विज्ञान का बोलबाला है। छोटी सुई से लेकर हवाई जहाज तक सारी चीज़ें विज्ञान की देन है। विज्ञान के कारण मनुष्य का जीवन सुखकर एवं खुशहाल हो गया है। विज्ञान के चमत्कारों की यदि बात करें तो चारों ओर व्याप्त सारी चीज़ें विज्ञान की ही देन है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे विद्या, उद्योग, अनुसंधान, तकनीकी, संदेश वहन, यातायात, कंप्यूटर, चिकित्सा आदि में विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देता है। आखिर सच ही कहा गया है, जय विज्ञान। विद्युत विज्ञान का ही अनुभव वरदान है। इसने इंसान के जीवन से अंधकार मिटा दिया। अंतरिक्ष विज्ञान में हुई प्रगति के कारण मनुष्य चांद पर जा पहुंचा है। अब वह मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने सफलता हासिल कर ली है। अब असाध्य से असाध्य रोगों का भी निदान आसान हो गया है। हृदय प्रत्यारोपण एवं नेत्र प्रत्यारोपण आसानी से होने लगे हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज आसान हो गया है। आज विज्ञान ने अंधे को आंखें दी, बहरे को कान दिए हैं, गूंगे को वाणी दी, दिव्यांग को शरीर के अवयव दिए हैं। विज्ञान के कारण नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने लगा है। इस ऊर्जा का सकारात्मक कामों के लिए उपयोग हो रहा है। विज्ञान के कारण यातायात के साधन सुलभ हो गए हैं। आज हम कुछ घंटों में अमेरिका जा सकते हैं। संदेश वहन के साधनों में भी प्रगति हो गई है। मोबाइल, फेसबुक, गूगल आदि ने संपूर्ण दुनिया को एक दूसरे के करीब लाकर रख दिया है। आज हमारा देश विज्ञान के कारण कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। विज्ञान का और एक बड़ा चमत्कार है मुद्रण यंत्रों का आविष्कार। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने पुस्तकों का निर्माण किया है। इस कारण ज्ञान का चारों ओर प्रचार और प्रसार हुआ है। हमारे दैनंदिन जीवन में भोजन पकाने से लेकर अन्य सारी सुख सुविधाओं का निर्माण विज्ञान के कारण ही सुलभ हुआ है। इसलिए आज विज्ञान कामधेनु गाय की तरह मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहा है। सच ही कहा गया है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है। विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करो में वारी। विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। लांग सकता नर सरित गिरी, सिंधु एक समान।
नदी की आत्मकथा। नदी की एक कहानी। मैं नदी हूँ, नाम है यमुना। नागराज हिमालय में मेरा पिता है। जब जग का ताप उनके बर्फीले हृदय को द्रवित कर देता है तो उनकी कामना से मैं जन्म लेती हूँ। मैं कन्या जो ठहरी, इसलिए पिता के घर से ही निकलना मेरी नियति है। मैं पल पल समुद्र की ओर चलती जाती हूँ। मुझे चलने का बड़ा चाव है। कहीं हरी हरी घाटियाँ, कहीं बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ है, कहीं गहरी खाइयाँ है, तभी रुकती नहीं हूँ। जन्म से लेकर समुद्र में मिलने तक मैं ठहरती नहीं हूँ। मेरा जन्म पिता की करुणा से हुआ है, अतः मैं भूखे प्यासे जनों को अन्न जल दान करने के लिए दौड़ती फिरती हूँ। मैं किसानों द्वारा रोपे गए बीजों को विकसित करती हूँ, उन्हें फल सब्जी बनाकर लोगों का पेट भरती हूँ। कपास पैदा करके तन को वस्त्र ओढ़ाती हूँ। वृक्षों की लकड़ियाँ प्रदान कर भवनों का निर्माण करती हूँ। सर्वत्र हरियाली उगाकर पर्यावरण को स्वच्छ मैं ही बनाती हूँ। मेरे जल के बिना विज्ञान चाहे कितना हाथ पाँव मार ले, वह भी अपना कोई यंत्र नहीं चला सकता। मेरे जल के बिना बड़े बड़े बांध बन सकते हैं, न बिजली पैदा हो सकती है, न कल कारखाने चल सकते हैं, न यह आधुनिक चकाचौंध में सभ्यता खड़ी हो सकती है। मैं समतल धरती पर उतरने से पहले स्वच्छ और सुंदर रहती हूँ, किंतु इस धरती के लोग बड़े अकृतज्ञ हैं। वे मुझे धन्यवाद देने की वजह कूड़ा करकट अपना मल और गंदगी मुझ में डाल देते हैं, जिसके चलते दिन प्रतिदिन मेरा जल प्रदूषित होता जा रहा है। वे यह नहीं समझते हैं कि मेरे हानि पहुंचने से उनका भी नुकसान हो रहा है। मैं समतल धरती पर उतरने से पहले स्वच्छ और सुंदर रहती हूँ, किंतु इस धरती के लोग बड़े अकृतज्ञ। वे मुझे धन्यवाद देने की वजह कूड़ा करकट अपना मल और गंदगी मुझ में डाल देते हैं, जिसके चलते दिन प्रतिदिन मेरा जल प्रदूषित होता जा रहा है। वे यह नहीं समझते कि मेरे हानि पहुंचने से उनका भी नुकसान हो रहा है। ओह, मैं भी क्या अपनी व्यथा कथा ले बैठी, तो मैं तो नारी हूँ। इस जगत को देना ही मेरा धर्म है। यह लोग जो मेरे पुत्र के समान है, मुझे लूटे या मेरी गोद में खेले, इनकी इच्छा। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ, इतना ही सरल झलकता है। देखिए छात्रों, यहाँ तक मैंने आपको 4-5 उदाहरण आपके लिए ले लिए थे। अब आपको और 2 निबंध में देने जा रही हूँ। नदी की आत्मकथा तो मैंने ले लिया है। अब समय का महत्व, यह वैचारिक निबंध में आपको दे रही हूँ। समय का महत्व या समय की पाबंदी, यह विषय का नाम है। और दूसरा है ग्रंथ ही मेरे गुरु। यह 2 निबंध आपको खुद को लिखने हैं। यदि आपको इसमें किसी भी बात की कोई भी समस्या है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।